Hello students, I am Rashmi, an assistant professor NAS College Meerut, and in today's lecture I am going to discuss translation studies, introduction and significance of translation, जो कि BA 4th semester NEP यूनिट 1 का टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसलेशन क्या है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन और उसी के साथ एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ट्रांसलेशन, लेट्स कम टू नो व्हाट इज ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है। जो ये वर्ड है आपका ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्ड है ट्रांसलेशन, ये लैटिन वर्ड ट्रांसलेटियो से लिया गया है, which comes from trans, जिसका मीन्स है across and plus pare, it means to carry or to bring। जो ये आपका इंग्लिश वर्ड है ट्रांसलेशन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो इंग्लिश वर्ड है ये लैटिन वर्ड ट्रांसलेटियो से लिया गया है, जो कि दो शब्द ट्रांस प्लस फेरे से मिलकर बना है। और ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस एंड फेरे का मतलब है टू कैरी और टू ब्रिंग। दस ट्रांसलेशन इज अ कैरिंग अक्रॉस। और जो आपका वर्ड है ट्रांसलेशन, इसका जो मतलब है वो है अ कैरिंग अक्रॉस और अ ब्रिंगिंग अक्रॉस। इन दिस केस ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आप किसी एक टेक्स्ट को, किसी एक बुक को किसी दूसरी बुक में ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है जब आप उसको चेंज करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। So simply we can say that the process of translating words or text from one language into another is called translation। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, दैट इज वर्ड और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी जब हम शब्दों को, जैसे मान लीजिए कोई बुक है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जब आप उसको हिंदी में, उसके जो शब्द हैं जब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। जैसे जो बाइबल है, इट वाज बेसिकली रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज, HEBREW, हिब्रू। ठीक है, बाद में आगे जाके इसको कई सालों बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो इट मीन्स ओरिजिनल लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में जो भी आपका टेक्स्ट है जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और द प्रोसेस ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। देखिए, ये मैंने 2 to 3 में डेफिनेशन दे दी हैं ट्रांसलेशन का, कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन वर्ड ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। पहली तो डेफिनेशन ये है। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई जो भी आपका प्रोसेस है चेंज करने का, मूव करने का, उसको भी हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सीधे सरल शब्दों में ट्रांसलेशन क्या है? एक भाषा से दूसरी भाषा में टेक्स्ट को या बुक को कन्वर्ट करना, चेंज करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। अगर देखिए, अगर हम ट्रांसलेशन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो
it is said that the first known significant translation was of the Hebrew Bible into Greek. देखिए, लिटरेरी ट्रांसलेशन की जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो नाम आता है वो बाइबल का आता है, बिकॉज रिलीजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन लिटरेचर. ठीक है. और सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हम पाते हैं कि जो बाइबल है, द पीस यू कैन से, जो एक बुक है बाइबल, सबसे पहले वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया. उसके बाद अराउंड इट वाज डेटेड बैक टू 3rd सेंचुरी, मतलब ये लगभग 3rd सेंचुरी का समय था जब जो बाइबल है जो ओरिजिनली हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया था उसको ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, अनुवादित किया गया. बिकॉज रिलीजन प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेशन, तो इसलिए हम लोग जो ट्रांसलेशन हिस्ट्री है उसको हम रिलीजन के रूप में देखते हैं कि रिलीजन में कहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो शुरू हुआ है. द अर्ली चर्च नेम्ड Jerome as the translation patron saint in the 4th century AD. Saint Jerome translated the Bible to Latin. और ये लगभग 4th सेंचुरी की बात है जब सेंट जेरोम जो है उन्होंने जो बाइबल ग्रीक में चेंज की गई थी या मतलब ट्रांसलेट की गई थी, उसी बाइबल को उन्होंने लेटिन में ट्रांसलेट किया, जो कि बाद में जाके रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत लंबे समय तक लेटिन में उसको पढ़ा गया. Before the introduction of the printing press, when few people could read, most written texts were in Latin. ठीक है, यानी जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था 1476 से पहले, जितने भी टेक्स्ट हैं, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट दे वर रिटन इन लेटिन लैंग्वेज, लेकिन बाद में जो है उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ग्रीक लैंग्वेज में और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया. The printing press though had a profound impact on language use and people literacy. उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसने जो व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति थे, उनकी डेली लाइफ को काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि उसने काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था वर्क को. The use of Latin declined as text could now be translated and even published in different local languages, with more people getting a chance to learn and read. अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद जो लेटिन लैंग्वेजेस में जो वर्क लिखे गए थे, जिनको बहुत कम लोग ही पढ़ पाते थे, अब वो जो वर्क हैं वो सबके एक्सेस में आने लगे. यानी जो लोग लेटिन लैंग्वेज नहीं जानते थे उनके लिए वो इंग्लिश में, फ्रेंच में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दी गई, जिसके बाद जितने भी जो लोग हैं वो उसको पढ़ने लगे, जानने लगे, समझने लगे. तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें ट्रांसलेशन की, तो मैं ये मानती हूँ कि जब से लिटरेचर शुरू हुआ है तब से ट्रांसलेशन शुरू हो गया है. यानी जब से राइटिंग्स करनी शुरू की गई है तब से ही ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल संभव नहीं है कि उसको सारी लैंग्वेजेस आती हों. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वर्क को पढ़ना है, समझना है, तो आपको उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना होगा. ठीक है, तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, तो जो ट्रांसलेशन है वो हम रिलीजन में उसका क्या पार्ट रहा है, रिलीजन में उसकी क्या भूमिका रही है, इसके रूप में हम देखते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि सबसे पहले बाइबल आया, बाइबल को ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद आगे जाके वही जो बाइबल है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. जैसे पहले हिब्रू लैंग्वेज में था, उसके बाद वो ग्रीक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, उसके बाद लेटिन में कन्वर्ट किया गया, और उसके बाद इट वाज जेम्स फर्स्ट इन 1611 हु ट्रांसलेटेड द कंप्लीट बाइबल इनटू इंग्लिश. ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रांसलेशन है वो बहुत पुराने समय से वर्क कर रहा है, चला आ रहा है. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन.
देखिए, जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो आज की हमारे जो डेली लाइफ है उसमें भी उसका बहुत ही एक अहम भूमिका हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन है उसकी वजह से हम लिटरेचर, जो वर्ल्ड लिटरेचर है बेसिकली, जो मान लीजिए जापानीज है, कोई बुक जापानीज में लिखी हुई है, चाइनीज में लिखी हुई है, फ्रेंच में लिखी हुई है, यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर कोई बुक लिखा हुआ है तो हम उसको ट्रांसलेट करके जितने भी जो अलग लैंग्वेजेस के, डिफरेंट लैंग्वेज के जो पीपल हैं वो उसको एक्सेस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ट्रांसलेशन को ये मान के चलिए कि विदाउट ट्रांसलेशन तो जो व्यक्ति है उसकी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो सकता है। So if you want to get more and more knowledge about the world and its culture, its varieties and its species and about the people, so you have to took the translated work of different languages and then you have to go through them. ठीक है, तो significance की अगर हम बात करें, the significance of translation in our daily life is extensively multi-dimensional. देखिए, ये एक वर्ड है मल्टी डायमेंशनल, मतलब जो ट्रांसलेशन है वो विभिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में आपको हेल्प करता है, आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करता है। अ लिटरेरी ट्रांसलेशन शुड कंसिडर द स्पेशल फीचर ऑफ द टेक्स्ट। एक लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है, जब हम लिटरेचर में कोई वर्क ट्रांसलेट करते हैं तो हम एक टेक्स्ट के जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको कंसंट्रेट करके चलते हैं। This is because when a reader reads a story or a poem translated from a foreign language, he perceives the text along with its meaning, characters and emotions. ऐसा इसलिए होता है, आपको देखिए, ट्रांसलेशन दो तरीके से होता है, एक होता है लिटरल ट्रांसलेशन और एक होता है लिटरेरी ट्रांसलेशन, यू कैन से। तो जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है उसमें हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, यानी उसमें हम इमोशन, मीनिंग पे इतना फोकस नहीं करते, हमारा मतलब केवल और केवल ट्रांसलेशन से होता है, जिसमें हम शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं, जिसको हम मशीन ट्रांसलेट भी कहते हैं। लेकिन जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है, यानी जब आप कोई लिटरेरी वर्क ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको उसके इमोशन, फीलिंग्स और जो भी उसमें कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं, जो उनकी लाइफ स्टोरीज है, जो भी है, उनके जो हाव भाव है, एक तरीके से आपको उनको भी उसी रूप में दिखाना है जैसे ओरिजिनल टेक्स्ट में वो लिखा हुआ है। जैसे अभी एक हिंदी में एक बुक था रेत समाधि, जो कि गीतांजलि श्री जो लेखिका है उन्होंने लिखा था, जिनको बुकर प्राइज भी मिला है, और फिर उसको टूम्ब ऑफ सेंट के रूप में डोजी रॉकवेल जो है उन्होंने उनको डेजी रॉकवेल ने उसको ट्रांसलेट किया। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि जैसा जो वर्क ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेम लैंग्वेज में या सेम हाव भाव, इमोशन और सेम मीनिंग के साथ आपको दूसरी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करना है, तभी वो एक परफेक्ट ट्रांसलेशन माना जाता है। ठीक है, और आगे लिखा है कि द ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क एंड टेक्स्ट कैन बेनिफिट एज वेल एज एनरिच द लैंग्वेज इट इज ट्रांसलेटेड इनटू। सीधी सी बात है कि जो ट्रांसलेशन है इससे आपकी जो वोकैब है वो बढ़ती है, दूसरी चीज आपकी जो लैंग्वेज है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। भाई मान लीजिए आप भारतीय हैं, आपने हिंदी भाषा में कोई बुक लिखी है और आप चाहते हैं कि इस बुक को वर्ल्ड में रीड किया जाए या पूरे संसार में जो लोग हैं वो उसको पढ़ें, जाने, समझे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हिंदी भाषा को हर कोई व्यक्ति जानता हो या पढ़ना आता हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो वो बुक है उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश में आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप फ्रेंच में कर सकते हैं, आप उसको रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मीन्स जब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ल्ड में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग उसको पढ़ेंगे, आपके कल्चर को जानेंगे और आपकी जो हेरिटेज है, जो भी आपका
जो भी आपने उसमें इश्यूज मुद्दे जो भी उठाए हैं वो उसको जानेंगे समझेंगे। तो एक तरीके से ट्रांसलेशन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी डेली लाइफ में और आप लिटरेचर में ये प्ले करता है। दिस हेल्प्स टू ब्रिंग न्यू टर्म्स एंड आइडियाज विद इट। द टारगेट लैंग्वेज होता है जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। The target language is promoted as each translation of the text is the renewal of language and imagery। यानी जो टारगेट लैंग्वेज है वो प्रमोट किया जाता है एंड ईच ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट इज रिन्यूअल ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि अब दूसरी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करें तो सीधी सी बात है कि एक नया लैंग्वेज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नई भाषा में आप उस बुक को उतार रहे हैं या फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। ट्रांसलेशन बेसिकली अनुवाद हम लोग कह सकते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना ही ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन मेक्स अस एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स एंड नॉर्म्स थ्रू लिटरेचर। जो ट्रांसलेशन है उसकी वजह से हमें डिफरेंट कल्चर्स को जानने का मौका मिलता है, और जो एक वर्ल्ड लिटरेचर जो यूज हो रहा है संसार में, किस तरह की सभ्यताएं हैं, लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके रिचुअल्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, कल्चर कैसा है, कैसी संस्कृति है उन लोगों की, इन सब की नॉलेज हमें ट्रांसलेशन के थ्रू ही होती है। क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उसको हर एक लैंग्वेज आती हो। तो ऐसे में ट्रांसलेशन ही ओनली एक सोर्स है, एक माध्यम है जिसकी वजह से या जिससे आप उस संस्कृति को, उस कल्चर को जान सकते हैं, है ना। तो ट्रांसलेशन क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है और एक तरीके से एक ऐसा इसका इतना अहम भूमिका है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप संसार के किसी भी हिस्से में जो भी लिखा जा रहा है या फिर जो भी घटनाएं घटित हो रही है आप उनको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। By reading the translation of the literary text, we got a chance to view the viewpoints of other languages also। सीधी सी बात है कि जब आप किसी भी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो आपको जो अदर लैंग्वेजेस के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको भी जानने का एक मौका मिलता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियोस है इसमें हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो जैसे लिटरेरी ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन क्या है ये, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास जो भी आपका सोर्स बुक है आप उससे भी एक बार इसको रीड आउट कर लें। सो आप अच्छे से स्टडी करिए, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। सो थैंक यू।